बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके पेश खिदमत है डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। इंडिया और पाकिस्तान के अगर आप ताल्लुकात को देखें तो मेजर इरिटेंट है साउथ एशिया की तरक्की में, और इन दोनों के दरमियान में जो एपिसेंटर है वो कश्मीर का मुद्दा है या कश्मीर का मसला है। इसके अलावा दूसरे मसले भी हैं, लेकिन अगर कश्मीर का मुद्दा रिज़ॉल्व हो जाए तो सर क्रीक का मसला है, या आपका सियाचिन के ग्लेशियर का इशू है, या जूनागढ़ का बहुत सारे दूसरे भी मसाइल हैं जो कि रिज़ॉल्व हो जाएंगे। ये वो इशू है जो दोनों ममालिक के दरमियान में नॉर्मल रिलेशनशिप, ट्रेड रिलेशनशिप, रिलीजियस टूरिज़म, पूरे रीजन के अंदर कनेक्टिविटी के हवाले से अहम रुकावट समझी जाती है। तो मेरा ख़्याल है इस मसले को, जो 75 साल हो गए हैं जिसमें यूनाइटेड नेशंस की बेतहाशा रेजोल्यूशन है, स्पेशली 1948 की रेजोल्यूशन, 1954 की रेजोल्यूशंस, वो भी हमारे सामने है, लेकिन उस पर अमल दरामद होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। एक तरफ डारफोर का मसला हो, ईस्ट तैमूर का मसला हो, सूडान का मसला हो, यूरोप के अंदर यूगोस्लाविया के टूटने का मसला हो, तो वो जल्दी रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। और नाक़दीन का कहना ये है कि फिर कश्मीर का मसला हो या फ़लस्तीन का मसला हो, उसके अंदर इतना डिले क्यों यूनाइटेड नेशंस नाकामी की शक्ल देख रही है। उसकी जो बुनियादी वजह बताई जाती है वो तो ये बताई जाती है कि बायसेस हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि यूनाइटेड नेशन जो कि इंटरनेशनल ऑर्डर का हिस्सा है, वो इंटरनेशनल ऑर्डर माजी में भी वीक था। उसको जो मेजर पावर्स थी या इन्फ्लुएंशियल पावर थी इंटरनेशनल सिस्टम में, वो उसको एक्सप्लॉइट करते थे अपने मफादात के लिए। लेकिन एट दिस मोमेंट ये आपको ज़्यादा कमज़ोर नज़र आता है। इट हैज़ बिकम थिन बिटवीन टू जाइंट ऑर्डर्स, जिसमें एक अमेरिका लीड कर रहा है एक ऑर्डर को, और एक ऑर्डर को चाइना लीड कर रहा है, जिस पे मैंने तफसीलन पिछले वीलॉग्स के अंदर भी बात की। लेकिन कश्मीर के हवाले से जहाँ पे बहुत सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ह्यूमनिटेरियन लॉज की आपको वायलेशन नज़र आती है, इस पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बातें हैं, जेनेवा का जेनोसाइड जो वॉच की जो इस हवाले से रिपोर्ट है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसकी एक्सट्रीम कंडीशन है, और ये जेनोसाइड की तरफ लीड कर सकती है जो कश्मीर के अंदर आ रहा है। अब इसमें मैंने पिछले भी लॉ के अंदर भी जिक्र किया, ख़ुद अजय मिश्रा जो हैं स्टेट इंटीरियर मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने कहा है कि 3 सालों के अंदर तकरीबन 10,000 बच्चियाँ और ख़वातीन वो लापता हैं, जिसमें तकरीबन 1147 18 साल से कम उम्र की हैं, और बाकी बच्चियाँ 8,500 से ज़्यादा जो हैं वो 18 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन हैं। फिर अगर आप उनकी लीडरशिप देखें तो वो पाबंद सलासल है, मर्दों से लेकर औरतों तक, यासीन मलिक से लेकर आसिया अंद्राबी तक। लेकिन इसमें जो सबसे सीरियस इशू है, जो जेनेवा कन्वेंशन या यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है, या जेनेवा कन्वेंशन जो फोर्थ है, उसके मुताबिक उसकी खुल्लम खुला वायलेशन है, और वो है डेमोग्राफिक चेंजेस इन कश्मीर, जिसको आप डेमोग्राफिक टेररिज्म का नाम डॉक्टर मुबीन शाह अक्सर कहते हैं, जो कश्मीरी लीडर हैं। इस हवाले से अगर आप देखें तो इंडिया का मिशन ये नज़र आता है डॉक्टर मुबीन शाह के मुताबिक कि कश्मीर विदाउट कश्मीरीज़, यानी इस पॉलिसी को लेके जाया जा रहा है। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है? उसमें पहला प्रॉब्लम तो ये है, कुछ फिगर तो आ रही है कि तकरीबन 25 हज़ार डोमिसाइल्स जो हैं वो इशू हो चुके हैं नान कश्मीरियों को कश्मीर के हवाले से। लेकिन एक और फिगर जो कि बहुत ख़तरनाक है अगर ये हकीकत पर मबनी है, और वो तकरीबन 1 मिलियन डोमिसाइल्स जो हैं वो इशू करने का इरादा है। और उसमें तकरीबन कहा यह जा रहा है 7,346 जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उनको इशू करने की बात की जा रही है। दूसरा इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि जो टूरिज़म है, जो कि एक अहम आमदनी का ज़रिया है, उसको भी, उसके ऊपर भी कदम लगाई जा रही है। और जो टूरिस्ट स्पॉट हैं उस पर इंडियन मिलिट्री जो है वो कंट्रोल करने पे आई हुई है, जिसमें जो एक मिसाल दी जा रही है वो पहलगाम का इलाका है, जो कि टूरिज़म के हवाले से काफ़ी मशहूर है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो कश्मीर से लेकर, यानी दिल्ली से लेकर जो श्रीनगर तक ट्रेन चलाई जा रही है, जो ग़ालिबन उनके बड़े मशहूर बिजनेसमैन अंबानी की उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, उसकी कनेक्ट होने के बाद, जो कि एंड ऑफ 2003 में वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, उसके बाद मिलियंस ऑफ इंडियंस वुड फ्लड टूवर्ड्स कश्मीर, और ये फिर उस सूरत हाल के अंदर बड़ी संगीन सूरत हाल इसको अख्तियार कर जाएगा। और फिर कहा यह जा रहा है कि इसको अब दिल्ली जो है वो डायरेक्ट वहाँ से रूल कर रहा है, दिल्ली से पूरे कश्मीर को। तो लिहाजा कश्मीर का जो मसला है वो
मैं कहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जित पीस लॉबीज़ दोनों तरफ से वो काबिल तारीफ़ हैं, जो कि अमन के लिए कोशा हैं इस हवाले से। लेकिन उनकी सारी पानी फिर जाता है इस मुद्दे के ऊपर जो कि पॉलिटिको स्ट्रेटजिक कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि इकनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज़ वाटर रिसोर्सेज का एक अहम ज़रिया है, जो कि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, वन नेशन थीरी वर्सेस टू नेशन थीरी। तो लिहाजा ये इसके मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। तो इस एक मसले की वजह से जो पीस लॉबीज़ की जो एफ़र्ट्स हैं, चाहे वो इंडिया की पीस लॉबी हो या पाकिस्तान की पीस लॉबी हो, उनकी सारी एफ़र्ट के ऊपर आपको पानी फिरते हुए नज़र आता है। लिहाजा इस मसले को रिज़ॉल्व करना इंतहाई ज़रूरी है, और इस मसले पे अगर यूनाइटेड नेशंस का फेलियर है 75 सालों से, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि 75 सालों से डाफोर का तो मसला हल हो सकता है, 75 सालों से सूडान का मसला हल हो सकता है, यूगोस्लाविया के टूटने का मसला हल हो सकता है, तो कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले के ऊपर क्यों नहीं बातचीत हो सकती। और कहा यह जाता है नाक़दीन की तरफ से कि ये बायसेस हैं इस हवाले से। और मैं समझता हूँ साउथ एशिया की तरक्की में ये अहम रुकावट भी है, यानी जो कनेक्टिविटी हो सकती है, खुशहाली हो सकती है, गुर्बत से छुटकारा हासिल हो सकता है, और साउथ एशिया के अंदर अमन आ सकता है, दुनिया आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है। उस हवाले से अहम जो है ये प्रॉब्लम हमें नज़र आता है। अब इस मसले पे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ पाकिस्तान को पहले तो ये समझना चाहिए कि 1950s के अंदर इंडिया ने तकरीबन 13 रियासतें जो हैं उन्हें एनेक्स करने का प्रोसेस शुरू किया था, और उसमें उनको इंसेंटिव दिया था कि आपकी ऑटोनॉमी, ऑटोनमस स्टेटस जो है वो बरकरार रहेगा। उस वक्त फ़ारूक अब्दुल्ला जो थे, फ़ारूक अब्दुल्ला या इनके वालिद साहब जो थे, वो उस बातचीत में आ गए, और उसके बाद आज वो फ़ारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हों, वो इस बात का इजहार करते हैं कि हमारे बड़ों ने इस हवाले से गलती की थी। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो 13 रियासतें हैं जिन्होंने आज़ादी का ऐलान किया था, उसमें नागालैंड है, उसके अंदर सिक्किम है, उसके अंदर तायपोरा है। तो लिहाजा ये वो रियासतें हैं, और सिक्किम गालिबन आखिरी रियासत थी जिसे एनेक्स किया गया था। तो पहले तो एक फ्रस्ट्रेशन अब भी आपको उस हवाले से नज़र आती है। दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ, और इसका मैंने बारहा इज़हार भी किया है, कि जो कश्मीर हैं अगर उनको आप देखें तो उस हवाले से जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, बयानिया है, वो हम कंसिस्टेंसी के साथ लेके तो चल रहे हैं, लेकिन उसकी इफ़ेक्टिवनेस हमें नज़र नहीं आती। बयानिया बनाने के हवाले से हमें बिट सेंसिटिव होना पड़ेगा, उसकी डिसमिनेशन के हवाले से हमें बिट सेंसिटिव होना पड़ेगा। सेंटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर हमारी एक्सेस होनी चाहिए, जिस तरह इंडियंस की एक्सेस है। जितनी भी अल्लामा इकबाल कायदे-आज़म चेयर हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड के अंदर है या जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ या यूके की यूनिवर्सिटीज़ या अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, वो चेयर्स तकरीबन खाली पड़ी हुई हैं। उस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, चूँकि वो चेयर्स जाके ही एक नैरेटिव बिल्डअप करती हैं, एक अवेयरनेस उस हवाले से प्रोवाइड करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो नैरेटिव मेकिंग का प्रोसेस है वो कमज़ोर है, फिर उसकी डिसमिनेशन का जो प्रोसेस है वो भी ज़रा वीक है, क्योंकि हमारा एक्सेस इंटरनेशनल मीडिया तक नहीं है, या हमारे ख़ुद के जो इंफॉर्मेशन के जो सेंटर्स हैं वो इस लेवल के नहीं हैं। यहाँ तक कि हम कतर में अल जज़ीरा को भी उस अंदाज से हिट करने में कोई ज़्यादा हमें कामयाबी नसीब नहीं हुई है। दूसरा, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मल्टीलैटरल इज़म इस वक्त पनप रही है या शेप अप हो चुकी है। कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इसके अंदर जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है उनका बड़ा अहम किरदार है। आपने देखा एससीओ का मसला हो या ब्रिक्स का मसला हो या G20 का हो या G7 का हो या यूरोपियन यूनियन और आसियान हो, तो इस हवाले से वो अहम किरदार अदा कर रही हैं। लिहाजा OIC भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, स्पेशली उन ममालिक को जहाँ से एनर्जी का इम्पॉर्टेंट जो ममालिक सोर्स हैं इस हवाले से, चाहे वो मेजर पावर्स हैं या सेंटर्स ऑफ पावर्स हैं, ख़ुद इंडिया जो है वो उन पे डिपेंडेंट है। तो लिहाजा उन ममालिक को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। जिस तरह से मैंने कहा था OIC के जिस वक्त कॉन्टेक्ट ग्रुप की मीटिंग हो रही थी टूरिज़म में श्रीनगर पे, तो उन ममालिक को हमने एफ़र्ट डाली तो उसका फिर रिज़ल्ट हमारे सामने आया, और वो मीटिंग इस तरह से ज़्यादा हमें कामयाब होते हुए नज़र नहीं आई। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक है। शिमला एग्रीमेंट में हमने ये तय किया था कि ये बायलैटरल फ़ोरम पे हम इस मसले को हल करेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बायलैटरल फ़ोरम पे क्या ये मसला हल हो गया? क्या हमने इसको पीसफुली रिज़ॉल्व कर लिया है? तो मैं समझता हूँ कि बायलैटरलिज़म नाकाम हो गई है, और जब मोदी रिजीम इसको यूनिलैटरली इसको तोड़ती है, स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर देती है 35A और 370,
तो मेरा ख़्याल है तो फिर जो शिमला एग्रीमेंट है वो तो इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आता। हालांकि पाकिस्तान के बहुत सारे सफारतकारों का ये नज़रिया है कि हमें पाकिस्तान को पीसफुल अपना जेस्चर देना चाहिए और पाकिस्तान को शिमला एग्रीमेंट को तोड़ना नहीं चाहिए और अपने आप को ऐसा मुल्क करार न दे। लेकिन इंडियन की तो खुल्लम खुला ख़िलाफ़ वर्जी हमें नज़र आ रही है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन हो, इंटरनेशनल लॉ की हो, ह्यूमैनिटेरियन लॉज़ की हो, शिमला एग्रीमेंट हो, जिस तरह मैंने शुरू में कहा उसकी खिलाफ वर्जी है। तो फिर आप शिमला एग्रीमेंट को आप भी यूनिलेटरली मेरे ख़्याल में उसको तोड़ देना चाहिए। उसका हमें उस अंदाज से वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो मेरा ख़्याल है इन फोरम्स में हमें काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ आखिरी बात कि मैंने अक्सर ये बात मुख्तलिफ़ मीडिया फोरम्स पे भी कही है, दुनिया की कोई भी आज़ादी की तहरीक आप उठाएँ तो वो बैलेंस ऑफ पावर किए बग़ैर वो आज़ादी की जो तहरीक है वो कामयाब होते नज़र नहीं आ रही। अमेरिकन्स ने आज़ादी हासिल की फ़्रांस की मदद से। उन्होंने उनको मटीरियल भी प्रोवाइड किया, बंदे भी प्रोवाइड की, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की। इसी तरीके से अंगोला की आज़ादी मुमकिन नहीं होती अगर क्यूबा उसकी मदद नहीं करता। या सिटीज़न जर्नलिज़म का आजकल ज़माना है, उसका जो रोल है फ़लस्तीनियन केस के अंदर वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से। तो मैं समझता हूँ ख़ुद अगर आप बांग्लादेश की मिसाल देख लें ना, बांग्लादेश के अंदर अगर इंडियन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो बांग्लादेश क्या अलहदा होता पाकिस्तान से। तो मैं समझता हूँ कि बैलेंस करने की ज़रूरत है और उसमें चाइना फैक्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ इस मसले का हल निकलेगा। बायलैटरल लेवल पे इस मसले का हल नहीं निकलेगा। वंस ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होगा तो साउथ एशिया के अंदर से गुर्बत भी चली जाएगी, कनेक्टिविटी के ज़रिए से प्रॉस्पेरिटी भी आ जाएगी और पूरा ख़ित्ता जो है वो अपलिफ्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में पाकिस्तान के हवाले से जो पॉजिटिव नैरेटिव बनता नज़र आ रहा है उस पे मैं तफ़सीलन बात करूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।